गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है 5G सर्विसेज। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो है उन्होंने बोला है कि अगस्त या सितंबर के पीरियड से 5G सर्विसेज जो है वो कमर्शियली रोल आउट करनी शुरू कर दी जाएंगी, तो यूज़र्स जो हैं वो इसका बेनिफिट तब से ले पाएंगे। तो 5G टेक्नोलॉजी है क्या, आपको पता है कि लोअर लेटेंसी है इसमें, मतलब जो है टाइम पीरियड जो है डेटा ट्रांसफ़र का वो बहुत कम होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 4G टेक्नोलॉजी या फिर LTE। इसमें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड लगभग 100 GB पर सेकंड तक पहुंच सकती है और लेटेंसी इसकी 1 मिली सेकेंड से भी कम है, जो कि 4G से ऑफ कोर्स बहुत ही कम है। तो अब आपको जो डेटा है इसमें 100 टाइम्स फास्टर जो है वो मूव हो पाएगा। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करेगा ये। इंटरनेट ऑफ थिंग्स खासकर जो है उसमें हमको बहुत हेल्प मिलेगा और हमारे को जो है वॉशिंग मशीन से लेके सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मतलब हमको स्मार्ट सिटी के विजन को जो है रियलाइज़ करने में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 5G को हम कंपेयर करते हैं पिछली जो हमारी जनरेशन्स रही हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको पता है सिर्फ फोकस वॉइस पे था, आपकी वॉइस कम्युनिकेशन पर फोकस था। सेकेंड जनरेशन में शॉर्ट्स मैसेजिंग सर्विस भी आ गई थी और स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है इंटरनेट की स्लो स्पीड भी आ चुकी थी। 3G जो है उसने कोर नेटवर्क स्पीड प्रोवाइड करी। स्मार्टफोन का लॉन्च जो है वो 3G टेक्नोलॉजी से ही हुआ। फिर 4G जो है उसमें हाई डेटा ट्रांसफ़र आ गया और मिनिमल बफरिंग के साथ वीडियोस जो है वो चलने लगी। उसी की इम्प्रूवमेंट अब 5G है और ये अगस्त या सितंबर के टाइम पीरियड में इसको लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बोआओ फोरम। तो बोआओ फोरम चाइना में कंडक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट जिनपिंग जो है उन्होंने इसमें एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव प्रपोज किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि कोई ग्रुप पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ब्लॉक कन्फ्रंटेशन को हम अवॉइड करेंगे और यूनिलैटरल सैंक्शंस को भी अपोज करेंगे, लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन को भी हम इसमें अपोज करेंगे। ठीक है, मतलब लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि अब इसमें ये एक तरह से आप लगा सकते हो कि एक्सटेंडेड जो है ये एक टारगेट किया है यूएस को कि लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन, मतलब कि यूएस जो है वो एशिया में भी अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, यूरोप में भी बनाना चाहता है, तो उस चीज़ को उन्होंने अपोज किया है। ठीक है, तो अब इसमें प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक एशियन सिक्योरिटी मॉडल होगा और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है उसको अपोज किया है उन्होंने कहा है कि डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है एशिया को, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एशिया को देखेंगे, हम उसको इंडो पैसिफिक जैसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए डिवाइड नहीं करेंगे। अब बोआओ फोरम है क्या, ऑफ कोर्स इसको चाइना में जो है कंडक्ट किया जाता है। चाइना में ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 29 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स। और इसको बोआओ कहाँ पर है, हैनान प्रोविंस में है, वहाँ पर इसको जो है एनुअल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जाती है, लेकिन इसका सेक्रेटरीट जो है वो बीजिंग में बेस्ड है। ठीक है, तो अब इसको हम एशिया का डेवोस भी कहते हैं, मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हम डेवोस बोलते हैं, तो ये एशिया का डेवोस इसको कहा जाता है। तो इसको जो है प्रपोज किसने किया था, द देन वाइस प्रेसिडेंट जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बने चाइना के, हु जिनताओ जी। 1999 में इसको प्रपोज किया गया। पहली कॉन्फ्रेंस 2001 में की गई थी। तो यहाँ पर 2022 का, ये 2021 लिख दिया, 2022 का ये थीम है वर्ल्ड इन कोविड-19 एंड बियॉन्ड। और जो है इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन एशिया जो है उसको प्रमोट करने के लिए बोआओ फोरम कंडक्ट किया जाता है। एक फन फैक्ट और है कि 2014 में हमारे जो रतन टाटा जी हैं उनको भी बोआओ फोरम के बोर्ड में जो है वो मेंबर बनाया गया था। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आदिग्राम्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उन्होंने एक वर्कशॉप कंडक्ट की है आदिग्राम्स के ऊपर, आदिवासी ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। अब इसमें होगा क्या कि ये एक आदिग्राम्स जो है आपको एक सेंट्रल डेटाबेस बना के दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट या वेलफेयर डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उनकी प्रोग्रेस और उनकी एक तरह से जितनी भी अप टू डेट उनकी इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड कराएगा ये आदिग्राम्स। ठीक है, इससे होगा क्या कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो एक्सेस भी कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को, मॉनिटर कर पाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे रियल टाइम बेसिस में। तो कौन कौन सी जैसे स्कीम्स कवर की जाएंगी जिनको मॉनिटर किया जाएगा, जो ग्रांट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है अंडर आर्टिकल 275 सब सेक्शन 1, फिर स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस जो ट्राइबल सब स्कीम्स को दी जाती हैं, स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वर्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, या फिर जो ये जितनी भी स्कीम्स वहाँ पर मेंशन की गई हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन को दी जाती हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उनको यहाँ पर अकोमोडेट किया जाएगा आदिग्राम्स पे, ताकि उसको मॉनिटर किया जा सके।
सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो सिर्फ 40% पर पहुंच गया है, जो कि बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन हाफ ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो कि वर्किंग एज ग्रुप में है वो जॉब मार्केट से रहना डिसाइड कर चुकी है। तो अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होती है और वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कैसे डिफरेंट होती है, तो ये भी देख लेते हैं। तो आपको पता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, या तो लोग जो एम्प्लॉयड है या फिर जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड ऑफ कोर्स वो है, अनएम्प्लॉयड वो वाले लोग जो कि काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि वो काम ही नहीं करना चाहते। अनएम्प्लॉयड वो लोग जो काम करना चाहते हैं और वो जॉब भी ढूंढ रहे हैं। तो अब ये इसमें दो तरह के लोग हैं। ठीक है, एक तो LFPR के कौन सी कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है ना, वर्किंग एज में जो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों लोग जो कि एक जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब पॉपुलेशन दैट इज आस्किंग फॉर अ जॉब, उसको हम LFPR कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो एम्प्लॉयड है वो भी और जो अनएम्प्लॉयड है वो भी। ठीक है, तो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे आप डिफर करोगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, ऑफ कोर्स जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे वो काम करना चाहते हैं चाहे वो नहीं काम करना चाहते हैं, उनको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। ठीक है, तो अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों को कवर करता है, लेकिन उनको नहीं कवर करता जो अनएम्प्लॉयड हैं और वो विलिंगली वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं, चाहे उनको काम मिला हुआ है या चाहे काम नहीं मिला हुआ है अभी तक, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, उनको हम कहेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, सो मतलब सिर्फ आपकी इंटेंट होना चाहिए काम करने का और आप वर्किंग एज पॉपुलेशन में होना चाहिए, हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में गिनते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ऑफ कोर्स आपको पता ही है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयड लोग जिनको काम नहीं मिला है और जो विलिंगली भी, जो खुद भी काम नहीं करना चाहते हैं, वो उस वजह से भी अनएम्प्लॉयड है, तो उनको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट में ही गिनते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उन्होंने MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की है। अब इसके अंदर होगा क्या कि MSMEs को जो है वो एक तरह से मोटिवेट किया जा रहा है कि वो ज़ीरो इफेक्ट जो है प्रैक्टिसेस लेकर आए, मतलब मिनिमम लॉस करें अपने जो प्रोडक्शन के टाइम पर, मिनिमम लॉस करें और जो है अच्छी न्यू प्रैक्टिसेस लेकर आए। तो उनको उसके बेसिस पर ZED सर्टिफिकेशन, ज़ीरो डिफेक्ट जो है वो सर्टिफिकेशन मिलेगी और उस सर्टिफिकेशन के लिए उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो ज़ीरो इफेक्ट जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं तो अपनी वेस्टेज को वो कम कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पाएंगे, एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो पाएंगे, एनर्जी सेव कर पाएंगे और इवन अपनी मार्केट्स को भी एक्सपैंड कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो है ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर भी फिर इसलिए ज़्यादा बिकेंगे। तो अब MSMEs को इसमें सब्सिडी दी जाएगी, उनके सर्टिफिकेशन की जो फ़ी है उसके ऊपर जैसे 80% उनको जो है सब्सिडी दी जाएगी, 60% स्मॉल एंटरप्राइजेस को दी जाएगी, मीडियम एंटरप्राइजेस को 50% सब्सिडी दी जाएगी और एडिशनल सब्सिडी 10% उनको मिलेगी जो वीमेन SC या ST एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो MSMEs जो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वगैरह वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनको 10% और एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। और 10,000 रुपये का ऑफर, रिवॉर्ड ऑफर भी रखा है जो कि प्लेज लेते हैं ZED की। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक जो है इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उनको, ताकि वो ज़ीरो इफेक्ट जो है प्रैक्टिस अपने बिजनेस में या अपनी प्रोडक्शन में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर लेकर आए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनंगताल। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है उन्होंने अनंगताल लेक जो है वहाँ पर विजिट किया है और उस जो ऑफ कोर्स दिल्ली के जो महाराजा अनंगपाल तोमर थे उन्होंने बनाई थी 1052 में, और उसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करते हुए उन्होंने बोला है कि इसको जो है वो क्लीनिंग उसकी स्टार्ट की जाएगी। तो महाराजा अनंगपाल जी ने इसको बनाई थी, तो हम देखते हैं वो है कौन। तो अनंगपाल तोमर जो है वो तोमर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तोमर डायनेस्टी ने 8th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में दिल्ली हरियाणा का जो रीजन है इस पर रूल किया था। इसमें पहले जो है कैपिटल जो है वो इनकी तोमर्स की वो पहले अनंगपुर होती थी जो कि आपके फरीदाबाद के पास पड़ती है, और उसके बाद वो कैपिटल शिफ्ट होकर दिल्ली का पुरी मतलब दिल्ली में पड़ गई थी। ठीक है, तोमर एंसेस्ट्री आगे जो है वो बढ़ते हुए, जो तोमर एंसेस्ट्री है उसको कहा जाता है कि वो पांडव्स की एंसेस्ट्री है, और तोमर जो है वो आगे बढ़ते हुए जो है वो पृथ्वीराज चौहान में भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं वो उनके मैटरनल ग्रैंडफादर थे महाराजा अनंगपाल तोमर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेन एयरफ्रेम
फैटीग टेस्ट। तो HAL जो है वो मेन एयर फ्रेम फैटीग टेस्ट कर रही है LCA-MK1 का। अब मेन एयर फ्रेम फैटीग टेस्ट में क्या होता है कि एयर फ्रेम जो है आपके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का, उसको बार बार टेस्ट किया जाता है कि क्या वो अपनी सर्विस लाइफ से 4 गुना जो है वो एयर वर्दीनेस जो है वो विद स्टैंड कर सकता है। तो अगर वो 4 गुना जो है वो आगे चल सकता है, अपनी सर्विस लाइफ से 4 गुना आगे तक का जो है वो एयर वर्दीनेस अपनी प्रूव कर लेगा, तो उसको हम कहते हैं कि वो मेन एयर फ्रेम फैटिग टेस्ट को जो है वो पास कर चुका है। उसके बाद ही आगे जो है उसकी फिटनेस जो है उसको अप्रूवल दिया जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स in English. So the first topic is 5G services. So Union Minister of Communication has recently said that commercial rollout of 5G services can be rolled out by August or September 2022. And what is 5G technology? Of course, it provides much lower latency, that is just less than 1 millisecond. What is latency? That is the speeds with which data gets transferred between two devices. So that is what we call latency, and it is having much lower latency, and it is giving much greater flexibility than 4G technology or even LTE. Okay, so about up to 100 GB per second speed can be expected in 5G, of course, in high band spectrums, and data will move, of course, 100 times faster than 4G, and it will also enable machine to machine communication, so that our Internet of Things industry can be proliferated. So from washing machine to self-driving cars, all of them would be able to tap into 5G services. So of course you can see the comparison with 5G with the previous generations of our communication systems. So of course in first generation we were focused upon voice communication. In second generation we introduced short messaging services, but also limited data was also available. In 3G technology we focused upon core network speeds, and which laid down the basic framework for smartphones. With 4G we have introduced high data transfer rates, and we even get videos with minimal buffering with 4G. Okay, but with 5G it will be a much bigger leap than the previous generations. So the next topic is Boao Forum. So while speaking at a Boao Forum in China, President Jinping has proposed a global security initiative. So this initiative is proposed to say no to group politics and to block confrontation between the of course two blocks or two or more blocks, and it also calls for opposing unilateral sanctions, of course, like the ones which have been imposed against Russia, and long arm jurisdiction. Long arm jurisdiction means how the US interferes in areas which are not under their concern, like even in Asia or even in Ukraine area or Europe. So this long arm jurisdiction is being opposed. So the principles of this proposed forum is an Asian security model of mutual respect, openness, and integration, and it has specifically called out the use of the term Indo-Pacific, because as per China it is dividing the Asian region into several blocks. Okay, so that's why they have particularly called out this Indo-Pacific strategy. So what is Boao Forum? Of course, it is headquartered in China, and it's an international organization which has been initiated by 29 member states, and it is located in Boao, that is in Henan province, but its secretariat is located in Beijing. Okay, so it is also termed as Asia's Davos, which is the another name for World Economic Forum, and it was proposed by the then Vice President of China, Hu Jintao, who later turned into a president of China also, and the first conference was held in 2001. So in 2014 even Ratan Tata was appointed as a member of this Boao Forum board. So the next topic is Adigram. So Adigrams is Adivasi Grants Management System. So a workshop has been organized in Jharkhand over it, and this Adigrams provides a central database for Ministry of Tribal Affairs and state tribal development departments or welfare departments. So all the central and state schemes, all of them will be combined and put into this database of Adigrams, so that all the stakeholders or officials at either the
central, state, district, block, or even village level, they can monitor, access, and measure the performance of these schemes on a real-time basis, and so that they can take the decisions accordingly. So several schemes have been covered, which will be put forward into the Grams portal, like the grants which are given under the Articles 275 of the Constitution, special central assistance, or any scheme for PVTGs. So all of them will be covered under this portal, so that it can be these schemes can be monitored at one location, and they can it would also allow comparing the performance of these schemes in a real time basis. Okay, so the next topic is labor force participation survey. So the Center for Monitoring Indian Economy has shown that India's labor force participation has fallen to just 40%. Okay, so it means that more than half of India's population in the working age group is deciding to sit out of the job market. So what is the term labor force participation rate? Okay, so there are two category of people. First of all, anyone who is who is in the working age population, that is above the age of 15 years, or 15 years or above the age of 15 years, and they can be either employed, they can be working in somewhere, or they could be unemployed but willing to work. Okay, so only these two category of people are included in this labor force participation. So people basically, if you want to learn this, or if you want to understand this, people who are having an intent to work, they are covered in labor force participation rate. So how does it differ from unemployment rate? So unemployed people are those, of course, who do not have any job, but in unemployment also there are two categories of people: who want to work, who are willing to work, but they are not getting employment, and those who do not want to work, who do not want to get any employment, and that's why they are unemployed. So both of these categories are covered in unemployment rate, but in labor force participation rate, only the former, that is people who may be unemployed but they are willing to work, they are covered, and those of course who are employed, they are also they are automatically covered. So these two kind of people are covered in LFPR. While calculating LFPR, we cover these two kind of people, and that's how unemployment rate differs from LFPR. Okay, so the next topic is MSME Sustainable Certification System. So Union Minister of MSME has launched this sustainable certification scheme, which will drive the MSMEs to adopt zero defect, zero effect practices, and to go for ZED certification. So once they adopt these practices, they will be able to reduce their wastages, increase productivity, enhance environmental consciousness, save energy, etc. And once through this scheme, basically the MSME ministry is subsidizing these MSMEs who adopt this ZED, and once they go for ZED certification, they will be given subsidy. Okay, so for micro enterprises, 80% of their fee would be subsidized, small enterprises 60%, medium enterprises 50%, and those MSMEs which are owned by women, SC or ST entrepreneurs, they will get additional subsidy of 10%. Similarly, though MSMEs which are working in Northeast region, Himalayan region, left-wing extremism region, island territories, aspirational districts, they would also get a 10% extra subsidy. And a limited joining reward of 10,000 rupees has also been proposed to be offered to each MSME once they take the zero defect, zero effect pledge. Okay, so the next topic is Anangtal. Anangtal is basically the mini lake that Anangpal Tomar of Tomar dynasty constructed in 1052. And now recently it has been declared as a national monument. So who was Anangpal II? Of course, he was the ruler of Delhi and belonged to Tomar dynasty, the dynasty which ruled the present day Delhi and Haryana areas between 8th and 12th centuries. So capitals of Tomars were initially at Anangpur, that is near Faridabad, but later it was shifted to Dilli Kapuri, that is the present day Delhi. And the Tomar dynasty can be traced to Pandavas of Mahabharata. Okay, so the grandson of Prithviraj, the grandson of Anangpal Tomar II is Prithviraj Chauhan, who succeeded him. Okay, of course, only to be defeated later by Delhi Sultanate. So the next topic is main airframe fatigue test. So HAL is conducting the main airframe fatigue test of light combat aircraft MK1. So it is being conducted at a Bengaluru facility. So main airframe fatigue test is basically
done to demonstrate the capability of the airframe of a aircraft, to see if it can withstand 4 times its surface life. Okay, so basically it's a fitness test of an aircraft. If the airframe of that aircraft can withstand pressure 4 times the service life. Let's say the service life of an aircraft is 20 years. If it can withstand the if the airframe is able to withstand the pressures for over 80 years, then only it can be considered as having cleared that M8FT test. Okay, so these were our topics today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.